नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। हमारे पॉडकास्ट और क्या हो सकता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित ये पॉडकास्ट है। आज के एपिसोड में हमारे साथ है, हमारे मेहमान हैं जलाल भाई। जलाल भाई ये बेहतरीन गीतकार, कवि, एक शायर, और जलाल भाई की ये खासियत है कि ये हमेशा चैलेंजिंग काम पसंद किया इन्होंने, और जहां चैलेंज हो वहां पर ये जुट जाते हैं, लग जाते हैं कि कैसे नहीं होगा। तो आइए आप सभी को ऐसे ही शख्सियत से परिचय कराते हैं जलाल भाई से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलालुद्दीन है। मैं जलाल तखल्लुस के नाम से गीत लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। फिल्म के बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखा है मैंने। मैं इसी शहर बनारस का रहने वाला हूँ और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि जिस प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ, प्रेम भाई और अभिषेक पूनम सिंह जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन दोनों की वजह से मैं यहाँ हूँ और इन्होंने जो चैलेंजिंग काम किया है, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर है, क्योंकि रिश्तों पर आधारित है। ये पोस्टकार्ड रिश्तों पर आधारित है। जो आज भाग दौड़ की जिंदगी, इस जिंदगी से लोग उब जा रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर ले रहे हैं, इसमें खुशी लाने के लिए प्रोग्राम को लाया गया है। और चूंकि मैं बनारस का हूँ तो बनारस के बारे में मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन से शुरू कर दूं, उसके बाद आगे बातचीत होती रहेगी प्रेम भाई से। बनारस जिंदगी है, हंसी है और खुशी है नगरी शिव की यारों, इसे जन्नत कहें तो भी सही है। शायर जो होता है वो किसी स्कूल के पढ़ाई से नहीं पैदा होता, बिल्कुल न किसी को कोई विश्वविद्यालय की डिग्री देता। ये गॉड ऑफ गिफ्ट है, लहू में है अपने। मेरे दादा शायरी करते थे, मेरे पिताजी शायरी करते थे। ये रोग मुझे लगा, मैं भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। एक दौर था कि बनारस के ज्यादातर आर्टिस्ट स्टार सिंगर मेरे लिखे हुए गीतों को गाते थे, लेकिन जब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कुछ और आगे करना चाहिए तो मैंने फिल्मों की तरफ रुख किया। अच्छा। वहां मेहनत करने के बाद कुछ काम मिलना शुरू हुआ तो मैंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू किया। 2-3 फिल्मों में गीत लिखा, उसके बाद 1-2 फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, 2 फिल्मों के डायरेक्शन भी किए। एक फिल्म तो रिलीज नहीं हुई, दूसरी फिल्म से बंद पड़ी है अभी। एक गाने और 3 दिन रुके हुए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, इस वास्ते उसे पड़ा हुआ। तो जलाल भाई, हमें ये बताइए कि जैसे कि आप, जैसा कि आप कहना है और हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन गीतकार हैं, बहुत ही अच्छा गाना लिख लेते हैं, शेरो शायरी करते हैं, कव्वालियां भी आपने लिखी हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो ये क्या, इसके लिए आप समय, एक परिवार को देना, एक इसके लिए समय निकालना, वो किस तरह से बाइफरकेट करते हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये गॉड ऑफ गिफ्ट, तो जब आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, अल्लाह ने कुछ दिया है, तो अल्लाह ही रास्ता बनाता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आपको एक परमानेंट कुछ ना कुछ देगा कि आप परिवार के साथ भी समय दे, अपने प्रोफेशन के साथ भी समय दे, रिश्तों को मेंटेन रखे। तो ये गॉड ऑफ गिफ्ट है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। ईश्वर जो चाहे जो भी करता है वो अपने बंदे के लिए बहुत ही बेहतर करता है। अच्छा, कभी कभी जहां तक हमने देखा है कि जो राइटर्स होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो लिरिसिस्ट होते हैं, वो उनके साथ फैमिली का जो एक बॉन्डिंग होती है, जो फैमिली का एक जुड़ाव लगा होता है, वो ज्यादातर राइटर के साथ ऐसा नहीं होता है कि जो है वो अपने फैमिली को उतना टाइम दे पाए। मतलब कि आप देते हो तो किस तरह दे पाते हो? क्या कभी इस टाइप से कभी अड़चने पैदा हुई कि जो है कि आपकी फैमिली की तरफ से ये हुआ कि नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तुम अपने में ही बिजी रहते हो? क्या कभी उनको ऐसा लगा क्या? देखिए, जहां तक अभी आपने जो सवाल किया है, हाँ, कि ज्यादातर राइटर वो फैमिली को वक्त कम दे पाते हैं, तो जो मेरा अनुभव है कि ज्यादातर राइटर
उसको हम 99 कह ले, वो किसी ना किसी नशे के आदी होते हैं। और वो जब नशे के आदी हो जाते हैं तो ऐसे ही परिवार से कट हो जाता है। और ये तो बहुत, चाहे किसी भी बुजुर्ग की कृपा समझ लीजिए या किसी का भी बहुत मेरे ऊपर एहसान है कि मैं सारे नशों से दूर हूँ। मुझे सिर्फ एक नशा है, मुझे काम चाहिए। अच्छा, क्या हुआ? काम जहाँ है मैं कोशिश करता हूँ मुझसे अच्छा हो जाए, और कुदरत को मंजूर है, अच्छा करवा देती है। मेरी कोई बस की बात नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक कुदरत उसके साथ ना हो। आप अगर ईमानदार हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से लगन से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका काम लोगों को पसंद आएगा। और मैं इसी में मगन रहता हूँ। तो जो अपना खानदानी पेशा, जिसको हम लोग बुनकारी कहते हैं, बुनकारी, तो उस पर जो है हमने उसको चालू किया, और चालू किया। और हमारे जो सरकार है, योगी सरकार, उसने बुनकरों को बहुत प्रोत्साहन किया। अच्छा, हाँ, वाह। तो ये तो सरकार की बहुत ज्यादा दरिया दिली है कि आज बुनकर सरकार की वजह से भी खुश है, क्योंकि सब्सिडी मिलती है बिजली पर। अच्छा, तो ये सरकार की भी तारीफ मैं करूंगा। तो मतलब कि अगर कुछ काम वहां से मिल जाता है आपको, कुछ बुनकरी से मिल जाता है। हाँ। तो ये मतलब कि ये आप बुनकरी, मतलब ये साड़ी व्यवसाय ना, तो ये साड़ी आप क्रिएट करके बड़े व्यापारी उसको देते हैं? नहीं नहीं, हाँ, ये दरअसल क्या है कि हम लोग जो घर पे साड़ी तैयार करते हैं, ये मोहल्ले के ही जो व्यापारी है छोटे, हम लोग उनके हाथ देते हैं। उनके हाथ देते, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा। और इसमें 8 से 10 महीना उधार पेमेंट होता है। अच्छा। तो छोटे बजट के जो लोग हैं, जिनके पास पूंजी कम है, वो मार्केट में माल नहीं बेच सकते, तो उतना बजट नहीं है उनका, तो मोहल्ले में ये आजू बाजू कहीं अपना देकर पैसा ले लेते हैं। इस वास्ते उनके हिस्से में मुनाफा बहुत कम आता है। बस गाड़ी चल रही है। अच्छा, तो ये गाड़ी चल रही से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर चाहते हैं कि नहीं यार और जोर से गाड़ी चलनी चाहिए और रफ्तार में चलनी चाहिए? देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में सारी सुविधाएं हो। ऐसा कोई बंदा नहीं जो सोचे कि हमको हमारे घर में टीवी ना हो, एसी ना हो, फ्रिज ना हो, गाड़ी ना हो। ऐसा कोई बंदा नहीं जो ना सोचे। बिल्कुल। मगर कुदरत ने जिसके हिस्से में जो लिखा उसको उसी वक्त मिलेगा, चाहे कितना आदमी हाथ पैर मार ले, तो चाहे उलट के टंग जाए। हाँ, मेहनत वो करता। अब हम ये सोचकर मेहनत करना बंद कर देगा, कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर हम थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हम मेहनत करते रहे, देना उसका काम है। जब आप हिट होते हैं, जब आपको 10 लोग पूछना शुरू करते हैं, तब आपका पेमेंट जो है, आप जो कहेंगे वहां किंतु परंतु बट सट कुछ नहीं लगेगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास कोई नंबर हो, कोई हिट नंबर हो। और हिट नंबर तब मिलेगा जब कुदरत चाहिए। सब अभी हमारे हिस्से में नहीं है, सब डिपेंड अपॉन। हाँ। तो आप कुमार सानू के स्टूडियो में गए तो आपका खुद का लिखा हुआ गीत रहा होगा। हाँ, ऐसी बात है। हाँ। तो वहां पे माहौल जो रहा, वहां पे कुमार सानू जो बहुत ही बड़े सिंगर हैं, मतलब कि बॉलीवुड में, तो वहां सानू जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? दरअसल वो अनुभव तो बड़ा कड़वा है मेरा। अच्छा अच्छा। वो ये था कि जब ट्रैक बना गाने का, तब तक प्रोड्यूसर ने मुझे नहीं बताया था, या म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं बताया था कि कौन गाएगा। अच्छा। ट्रैक जब बन गया तो रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले मुझे बताया गया सानू जी गाने वाले हैं। मैं इतना घबरा गया था कि उस दिन रात भर सोया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कहीं सानू जी गाए, कहते गाने में दम नहीं है। अच्छा। और 10 आदमी के बीच में बनारस का आदमी बदनाम हो, मैं इसी खौफ में रात भर जाग गया। सुबह नहाया कि सोचा जल्दी से स्टूडियो पहुंचे, पहले सानू जी आए, शुरू करे। सुबह तो हुई, होना है। सुबह हो गई, नहा तो कहीं स्टूडियो पहुंचा,
वक्त हुआ, जब समय हुआ, सानू जी भी आए। उन्होंने म्यूजिक टेक सुना, उन्होंने पूछा गीतकार कौन है, मैंने कहा लिखो, पहले गीत लिखवाइए। तो सानू जी बंगाली भाषा में अपने डायरी पर गीत नोट करते हैं। अच्छा। उन्होंने बंगला में पूरा गीत, क्योंकि वो गीत था भोजपुरी में सेहरा गीत था, जो दूल्हा सेहरा पहनता है। अच्छा अच्छा। तो जब सानू जी ने गाया, गा के जब बाहर निकले तो उन्होंने मुझे गले से लगा, क्या है मैं पहली बार सेहरा गा रहा हूँ भोजपुरी में, इतना साफ सुथरा सेहरा तो मैंने आज तक गाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भोजपुरी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जब भोजपुरी लिखता हूँ तो वो खाटी भोजपुरी नहीं होती है, जैसे पहले कभी अवधी मिक्स टाइप की। नहीं, अवधी मिक्स उसको मत कहिए। हाँ, उसमें हिंदी उर्दू। अच्छा अच्छा। कभी बलम परदेसिया फिल्म बनी थी, तो जो वो भाषा थी जो हिंदी के लोग भी समझ सके। ऐसा नहीं कि हम भोजपुरी लिखे सिर्फ भोजपुरी वाले समझे, हिंदी के लोग भी समझ सके, सरल। हाँ, एक सरलता रहती। हाँ, वो पक्की भोजपुरी हम नहीं लिखते, क्योंकि वो 2% लोगों को समझ में आएगी, बाकी लोग क्या करें। गोरकी पतरकी जी, मारे गुलेलवा, ये सब क्या है, आम भाषा है। तो इस तरह के शब्दों का मैं चयन करता हूँ अपने भोजपुरी लेखन में कि आम आदमी को समझ में आए, और हिंदी जो सुनने वाले हैं उनको भी लगे कि यार हमको भी समझ में आ रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा जलाल भाई, ये एक बात बताइए हमें कि जैसे कि आपने बताया कि ये भोजपुरी भी आपने लिखा है, तो आजकल की जो फिल्में बन रहे हैं, जो एल्बम्स आ रहे हैं, उसमें भाई हम कभी कभी देखते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये अपने कल्चर से अलग जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है भोजपुरी फिल्मों, जो आजकल की फिल्में आ रही हैं भोजपुरी, मसालेदार, चटकदार और कुछ होता है ना कि अलग ही तरह की। ये भोजपुरी का तीसरा दौर है। पहला दौर विदेशी सुजीत कुमार, लग रहा था कि वाकई हम भोजपुरी समाज में जी रहे हैं। अच्छा, गांव में जी रहे हैं, हमारी खुद की अपनी कहानी है, और मिट्टी की खुशबू आती थी उसमें। परिवार को समेट के चलते थे। दूसरा दौर आया जब कई वर्षों के बाद, तो नजर हुसैन साहब लेकर आए बलम परदेसिया से, सुजीत कुमार को लेकर, वो छा गए। उसके बाद फिर भोजपुरी ठप हो गई। फिर बनारस के जो सिंगर है मनोज साहब, मनोज तिवारी जो आज सांसद है, इनका एक एल्बम हिट हुआ था। अच्छा, उस एल्बम के नाम से इन्होंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई, ससुरा बड़ा पैसे वाला, ससुरा बड़ा, जो तीसरा दौर है। और तीसरे दौर में लोगों ने ये समझ लिया कि हम सिर्फ नंगता को दिखाकर पैसा कमा सकते हैं, जो गलत है। आज इतनी जल्दी जो तीसरा दौर सिमट गया, उसकी वजह यही है कि हम तो दिखाते हैं कि हम गांव की बात कर रहे हैं, खेत खलियान की बात कर रहे हैं। खेत खलियान और गांव में स्कर्ट पहनने की क्या जरूरत है लड़कियों को? हाँ, वो अपने कल्चर में नहीं है। हाँ? हीरो पंजो क्यों बजाएगा, आनंद क्यों बजाएगा? वो उसको तो हल चलाना है ना। जब तक आप परफेक्ट नहीं कहेंगे तब तो नहीं होगा। अरे चल जाएगा, नहीं चल जाएगा तो सब लोग कर सकता है, हम आप भी कर सकते हैं। चल जाए, नहीं तो चल जाए वाला नहीं होगा, परफेक्ट वाला होगा। तो परफेक्ट उनके अंदर ही नहीं है, वो करेंगे तो पब्लिक कितनी बार उनको देखेगी? नहीं तो कभी कभी ये होता है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। तो ये लोग सीखना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि इतना पैसा इन लोगों के पास हो चुका है, ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो सीखना नहीं चाहते हैं। जब आप किसी लाइन में जाएंगे और जब आप अपनी कमी ढूंढेंगे, यार हम कमी को ठीक किया जाए तो और बेहतर हो सकता है, और हम आप और ज्यादा हमारी लाइफ हो सकती है, तो हम अपनी कमी को ढूंढ ही नहीं रहे, क्योंकि वहां हमको फिक्र नहीं है। और जो आदमी कमी उनको बताता है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर असलम भाई हो, तो उनको किनारे कर दिया जाता है। आज असलम भाई जीरो है। असलम भाई एक दौर था कि भोजपुरी फिल्म के सुपर डायरेक्टर हुआ करते थे। अच्छा, मगर जब उन्होंने टोकना शुरू किया तो वो किनारे कर दिए गए।
तो आप कुछ सीखिए यार। वो खड़े होकर बोल लेना, वो अभिनय कर देना हीरोइन के साथ, यहाँ वहाँ खड़े होकर एक के पेड़ के नीचे डाली पकड़ गाना खत्म कर देना, ये सब नहीं चले। पब्लिक कितनी बात देखी यार, पैसा बड़ा मुश्किल से आ रहा, 100 रुपए का टिकट लेना बड़ा मुश्किल से आ रहा। तो हम पैसा लगाए तो कुछ उसमें से ज्ञान हमको मिले कि हम घर आए तो हमको लगेगा ना 100 रुपए हमने खर्चा किया है तो कुछ ज्ञान की बातें भी हमने उसमें से निकाली है। तो वहां फिल्म खत्म हो जाती है, वहां कुछ मिलता ही नहीं है, फिल्म नंगा ही मिलती है, कब तक चलेगा। अच्छी बात है। जलाल भाई हमें ये बताइए कि जो है कि आपने भोजपुरी एल्बम्स फिल्मों में भी आपने गाने लिखे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे क्या खास बात थी कि आपने भोजपुरी में ही स्टार्ट किया कि गाने लिखे जाए या स्क्रिप्ट या कहानी लिखी जाए? ये क्वेश्चन वाकई आपका अच्छा है। मैं सोच भी रहा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि मैं हिंदी की तरफ बात करूं। बिल्कुल। दरअसल हिंदी बहुत बड़े पैमाने पर बनती है, उसका बजट कम से कम 5 करोड़ रुपया, सबसे छोटे बजट, सबसे छोटा। तो जो 5 करोड़ लगाएगा वो जलाल को काम क्यों देगा? जलाल के नाम से उसका वीडियो नहीं बिकेगा, बिल्कुल, वो जावेद अख्तर के नाम से बिकेगा। तो जलाल को काम नहीं मिलना है वहां, तो हमको लगा कि हमको काम नहीं मिलना है तो हम क्यों वहां तो हमारे अपना वक्त खराब करें, जहां मिलना है वहां से हमने शुरू कर दिया। तो ये आपको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ मिलेगा काम? भाई यहाँ मिलना, क्योंकि यहाँ जितने भी राइटर हैं हकीकत देखा जाए तो ये लोग सिर्फ कलम चला देते हैं, इसको तुकबंदी कह लीजिए, इसको तुकबंदी कह लीजिए, शायरी नहीं कर सकते, इसको हम शायरी नहीं कर सकते, तुकबंदी कर सकते। आप उठाकर गाना देख लीजिए, जरा सा भी रस होगा किसी गाने में, आप 10-20 पिक्चर देख डालिए किसी भी हीरो की, किसी भी डायरेक्टर की, उसमें अगर 20 पिक्चर देखेंगे तो कम से कम अंदाज से 7 दूना 14 140 गीत देखेंगे। 140 गीत में 4 गीत का मुखड़ांतरण को सुना दीजिए आप। और पहले के गाने आज भी जब बजते हैं कहीं तो लोग 1 सेकंड के लिए पहले खड़े होते हैं, उनका पैर अपने से रुक जाता है। हम म्यूजिक पर काम ही नहीं करते, क्यों? उसको पैसे नहीं देना तो क्या लिखेगा, तो बंदी कर देता है। हम जब किसी को पैसा देंगे तब उससे अपने मन माफिक काम लेंगे और वो भी दिल लगा के काम करेगा, वरना वही वो भी करेगा। तो भोजपुरी में जो आपने गीत लिखे हैं उसमें आपको आपका कौन सा बहुत ही पसंदीदा गाना जो आपको अच्छा लगता है वो हमें बताइए जरा। देखिए एक सेट सॉन्ग था, हाँ। तन तुलसी मन गंगा, जो बनारस की प्रोड्यूसर थे, कंबल घर की मालकिन रीता प्रकाश जी, प्रोड्यूसर हुई थी। तो उसमें एक सेट था हिंदू सोनाली जी ने गाया था। अच्छा। वो गीत हमको बहुत पसंद है और उसका कंपोजिशन भी अच्छा हो गया था। तो उनके एल्बम में 7 गीत थे, तो 7 के 7 मैंने ही लिखे थे। उस एल्बम का नाम था मौसम। मौसम ये भोजपुरी था? नहीं, हिंदी। हिंदी, वाह। तो उसमें जो एक मैंने एक नया प्रयोग किया था। अच्छा। गजल के राइटिंग में मैंने उसमें जो रिदम बजवाया था, हाँ। वो आधा कव्वाली का था। अच्छा। और वो गाना लोगों को जबान पे चढ़ गया। वो गाना था, वो तो मुझे याद है क्योंकि मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। तो सुना दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को सुनाइए। जवान लोगों की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो आ गए तो आ गया मौसम, वो आ गए तो आ गया मौसम, वो आ गए तो आ गया मौसम, क्या बात, चले गए चला गया मौसम। वाह, बहुत बढ़िया। दरअसल मैं शुरू से अपने उम्र के ज्यादा के लोगों के साथ उठना बैठना सीखा है मैंने। तो मैंने कभी पैसों पर कोई काम नहीं किया। जहां मेरा दिल जमा, मुझे लगा कि काम करो यार, वहां काम करता हूँ। और अगर पैसे की बात करता है जो मैं कहता हूँ मुझे इतना चाहिए, अगर उससे 25 पैसा भी कम मिलता है मैं नहीं करता हूँ। क्यों ऐसा? मूड के ऊपर है। जब मैंने कह दिया जो देना वो दे देना, तो जाओ फिर 5 रुपए दे देना। मैं कुछ कहूंगा यार कम दिया तब आप कहो हमसे। बस मेरा मन लगना चाहिए काम में कि मेरे मन का काम है,
अब बेवजह लिखवाने आओगे? मैं तो गाली भी लिखता हूँ। पहले 80 पर कवि सम्मेलन हुआ करता था होली का, कितने सारे कवि मुझसे गाली लिखवाते थे। कहीं मैं सुना दूं आपको? नहीं नहीं, हमारे पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित है। हमारे परिवार के भी ढेर सारे लोग इससे जुड़े हैं और आप भी जुड़े हैं। आपके परिवार में भी जाएगा तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह। तो ये 80% जो स्टेज के शायर हैं, हकीकत मैं बता रहा हूँ, बड़ा से बड़ा शायर, उसका खुद का अपना कुछ राइटिंग नहीं है। वो कहीं ना कहीं से लिखवाता है, उसको पैसा देकर, और स्टेज से पढ़ता है। मतलब हायर कर लेते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जो नामचीन नहीं है, जो भाई जरूरतमंद है कि आज हम लिख देंगे तो कल को हम भी। क्योंकि ये घटना मैं आपको बताऊं जी, जैन इंटर कॉलेज पर एक ऑल इंडिया मुशायरा हो रहा था। तो चूंकि वहां मदनपुरे के लोग जुड़े हुए थे, और मदनपुरे के लोग बहुत रईस अमीर होते हैं, बहुत पैसा खर्चा किया था, तो ज्यादातर वहां के जो व्यापारी थे वो स्टेज पे बैठ गए आकर। शायद जितने आए थे उसमें से आधा तो बैठे, आधा बैठ नहीं पाए। तो हबीब हाशमी साहब थे शायर कलकत्ता के, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, शायरी जो है किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कोई विश्वविद्यालय डिग्री नहीं देता है, ये गॉड गिफ्ट है, और शायर का स्थान कोई ले नहीं पाता है। तो कृपया जो शायर का स्थान है उसको दे दिया जाए। और वो मुशायरा, वो आखिरी मुशायरा हुआ। उसके बाद मदनपुरा किसी ने पैसा नहीं लगाया। अच्छा, क्यों ऐसा? तो भाई उनको स्टेज पे बैठने का मौका नहीं मिला। आज जो आदमी पैसा लगा तो सोचता है कि यार किसी ना किसी बहाने से हम वसूले उसको, क्योंकि समाज में खुलकर हम लाइमलाइट में रहे, समाज में खुलकर कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। आज जो दौर चल रहा है, ये बीमारी जो है ना बहुत बुरी। हाँ, ये तो बहुत खराब चीज है। आपके पास पैसा है तो आप दिखावे के लिए अपने पड़ोस का घर खरीद सकते हैं। चकाचक बनारसी साहब ने कहा था, आज के युग में वही इंसान सबसे सुखी है जिसका पड़ोसी बहुत दुखी है। उसको मकान खरीदना है उसका। बहुत इस मतलब कि एक तंजिया शेर है एक तरह से, नहीं? तो उन्होंने एकदम सही कहा था। जब आपका पड़ोसी दोपहर में खाना नहीं पकेगा तो आप घर में दिखला उसका खाना नहीं बना, आप खुश हो गए। आप नहीं चाहोगे उसके यहाँ खाना पहुंचा देना, उसके बच्चे भूखे रात में खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये ख्याल, ये सोच धीरे धीरे सिमटती जा रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जलाल भाई, जहां तक मैंने देखा है, फील किया है, समझा है, आज भी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो पड़ोसी को जो है अपनी हेल्प करते हैं। मैं देखिए, दुनिया हीरो से खाली नहीं है। अच्छे लोग इतने कम तादाद में हैं वो दिखाई नहीं देते। तो जब दिखाई नहीं देंगे उनकी बात क्या करना। जिस दिन सारे अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। वो आखिरी दिन होगा, जिसको क़यामत कहेंगे हम लोग, तो आखिरी दिन होगा दुनिया का। तो अच्छे लोग तो मिलेंगे डेफिनेटली। इतनी बड़ी ट्रेन रहती है, उसमें आप अपने बाइक को कहीं भी रख दीजिए, रात में सो जाए, सुबह आपका बैग रहेगा, शायद ही किसी का बैग चोरी हो जाता है। तो चोर एक चोर, बाकी बहुत भी ईमानदार बहुत है। बहुत ईमानदारी और दूसरे की मदद करना, ये दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीज। हम ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा, मगर उस पैसों का इस्तेमाल हम अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार में नहीं करना चाहेंगे, दोस्तों में नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सोच है जो गलत है, नहीं होना चाहिए। जलाल भाई, आपने लोगों के लिए गीत लिखा, कुछ लोगों के लिए शेर व शायरी भी लिखते थे। वो जब स्टेज पे पढ़ते थे तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो है कि आपका नाम ना बोला हो, शायर ने खुद ही अपने नाम से? मैं किसी शायर को दरअसल अपना लिख कर देता नहीं था। जो
ऑर्केस्ट्रा सिंगर थे, उनके लिए मैं लिखता था। तो जब मैं वहां बैठा रहता था तब तो वो बोलते थे कि हमारे बड़े भाई जलाल भाई ने लिखा है। अच्छा अच्छा। और जब मैं मौजूद ना रहा हूँ तो उन्होंने कहा देखिए मेरी रचना है। तो वहां से मुझे छोड़ने का यही सबब है, जो मैंने सिंगरों का साथ छोड़ा इसी वजह से छोड़ा। यार यहाँ एक तो पैसा नहीं देना और दूसरे कम से कम पैसा ना मिले, नाम तो मिले, और जहाँ कुछ ना मिले वहां समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है? घर पर रहिए, परिवार में रहिए। कभी क्या कभी आपकी रचनाओं को खुद स्टेज पर पढ़े हो जहाँ पे बहुत आपको ये लगा हो कि क्या बात है, ये रचना तो मेरा कालजयी रचना है। आपकी ऐसी कौन सी रचना है जो आपको बहुत पसंद आता है, जब आपको मौका लगे तो उसको आप स्टेज पर पढ़ना चाहते हो? देखिए मैं स्टेज पर नहीं के बराबर पढ़ता हूँ, शुरू से सिंगर को देता था लिखकर। एक भजन मैंने लिखा था और बनारस का एक नामी गायक जिसे अनिल राज कहते हैं, अच्छा, बहुत बड़ा गायक, वो जब उसका बोल था मच गई सगरो हाहाकार, मच गई सगरो हाहाकार मैया सती भैली न। जब शिव की पत्नी सती हुई तो सब पूरे मंडल में हाहाकार मचा था। अच्छा, तो बिना बुलावे के गई थी वो यज्ञ में। शिव जी मना कर रहे थे मत जाओ वहां, बेइज्जत हो। वहीं में जाकर संसार कर दिया, तो हाहाकार मच गया था। ब्रह्मा जी से आज पूरा प्रलय हो गया। तो जब शिव जी ने अब सती के लाश को अपने कांधे पर लेकर शिवलोक की तरफ बढ़े तो ब्रह्मा जी को डर हो गया कि अगर ये शिवलोक पहुंच गए तब तो पूरा तीनों लोग भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा, इतने गुस्से में है शिव। तो ब्रह्मा जी के अपने हिसाब से उन्होंने जो कार्य किया, तो सती का जो एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां एक शक्ति स्थल बना। मैं कलकत्ता में बाल गिरा, वहां काली माँ हो गई, कहीं नैन गिरी वहां नैना देवी हो गई। तो इसी तरह जब शिव जी पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, सब तो गिर चुका था। तो वो लोगों ने पहली बार पढ़ा था लक्ष्मी कुंड पर, काली मठ में, काली महोत्सव नाम से प्रोग्राम होता था, आज भी होता है। उसमें पढ़ा था, उसमें बहुत सारे पंडितों ने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा, क्योंकि लोग परेशान थे कि कहां से खोजना है। तो ये रचना थी जो आपका बहुत ज्यादा पढ़ा गया और लोगों ने खूब सराहा, लोगों ने खूब इसको स्टेज पर गाया। तो कभी नहीं लगता था कि अपनी रचना को यार मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं खुद क्यों ना स्टेज पर? मामला ये है ना प्रेम भाई कि मुझे दो चीज से जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक गायकी से, क्योंकि गायकी में जितने अवगुण है वो सारे अवगुण मेरे अंदर है। जैसे मुझे गायकी का शौक नहीं है, और मैं उसमें वो न सीखना भी नहीं चाहता हूँ। जिस लाइन में, जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं उसमें ही परिपक्व नहीं हूँ अभी। ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि वो तो सीखने की चीज है, उम्र के साथ साथ आदमी सीखता। बिल्कुल। तो जब मैं उसमें ही परिपक्व नहीं हूँ तो दूसरे में क्यों हाथ लगाओ? पता चला ना उधर पूरा हो ना इधर पूरा हो, तो एक तरफ कंप्लीट हो जाए, मरने से पहले कम से कम एक तरफ कंप्लीट हो जाए कि यार यह परफेक्ट था यह बंदा। इस वास्ते मैंने कभी भी म्यूजिक की तरफ और गायकी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जलाल भाई, जैसा कि बॉलीवुड की बात आती है तो बॉलीवुड में आप गए होंगे, तो जैसा कि आपने बताया कि हम 2-3 महीने रहे, तो वहाँ जैसा कि आपने बताया कि जो है कि सानू जी से मिले, तो और कितनी बड़ी शख्सियत से वो वहां पे मिल पाए जहाँ पे संस्मरण के रूप में रहा कि नहीं यार ये बड़ी हस्ती से मैं मिला? बड़ी हस्ती तो ये मेरी किस्मत थी कि एक बार सानू जी के स्टूडियो में गुलजार साहब आए हुए थे। क्यों आए थे मुझे नहीं पता। अच्छा। वो ऊपर थे और सानू जी को ये स्टूडियो जो है वो जो मैनेजिंग देखते थे वो उनके ससुर थे।
मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर सिर्फ मैं उनसे हाथ मिला लूं, मुझे 1 सेकंड कोई बात नहीं करनी है, मुझे अंदर ले चलिए, मैं हाथ मिलाऊंगा फिर निकल आऊंगा। उनका ठीक है प्रयास करते हैं, उनका प्रयास सफल हुआ तो मुझे हाथ मिलाने का मौका मिला। हाथ मिलाकर मैंने बैठने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने पूछा कहाँ थे, तो मैंने कहा बनारस। तब उन्होंने कहा पे बैठो यार, अच्छा बनारस से तो बैठो, क्योंकि वो अदब की नगरी है। बनारस में फिर शहर में अदब की नगरी है, तो बैठो। उस चाय का ऑर्डर हुआ, चाय पिए उनके साथ। ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे, ये सबसे अच्छी बात है। क्या मतलब कि चूंकि आप उनके सामने पेश आए तो एक गीतकार, एक शायर के रूप में, तो उन्होंने कुछ आपसे कहा नहीं कि यार कुछ सुनाओ? हाँ, तो एक अंतरा, एक मुखड़ा, जिससे हम शायरी की भाषा में कथा कहते हैं, 4 लाइन। तो हमने लिखा था, मगर मैंने उसको सुनाया नहीं, उसी को मैंने गीत के रूप में सुनाया मैंने। जैसे दिल में, नजर में, आंखों में, मेरे जिगर में सिर्फ तू। वाह। दिल में, नजर में, आंखों में, मेरे जिगर में सिर्फ तू, बादे रब के नाम तेरा और मेरे दिल में तू। वाह वाह जलाल भाई, बहुत खूब। फिर क्या रहा उनका? भाई तो उन्होंने कहा नहीं, जैसा मैंने कहा मैं भी शुरुआत किया हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ तुम शुरुआत की हो, तुम लिखते रहे हो। हाँ, कम लिखते हो, ज्यादा लिखते हो, मगर समझ है। तो ये मुलाकात रही बहुत ही, बस चल यूं मान लीजिए, पर 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, बस एक चाय जितनी देर में आदमी गर्म कर ठंडी करके पी ले, वो मुलाकात रही। वो संस्मरण है आपके जीवन का कि एक इतनी बड़ी शख्सियत से आप मिले और उन्होंने आपको तवज्जो दिया और इज्जत अफजाई की और आपसे कुछ सुना उन्होंने और तारीफ भी की कि क्या बात है। नहीं, इंसान तो अच्छे हैं और हकीकत में आज वो जो लिखते हैं तो उसमें कुछ नयापन रहता है। राइटर बहुत सारे हैं, और नयापन अगर आपको चाहिए तो आपको गुलजार साहब के पास जाना होगा, फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए। भाई एक दौर था हिंदी फिल्मों का, शकील बदायूनी साहब थे, हसन जयपुरी साहब थे, रफी आजमी साहब थे, इन लोगों का दौर था। उसके बाद अनिल बख्शी साहब आए, उसी दौर में गुलजार साहब ने शुरुआत किया। गुलजार साहब का जो लेखनी था वो एकदम अलग हटके था, वो कुछ नया करते थे। चड्डी पहन के फूल खिलाया, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो अल्टीमेट था उनका गाना। मतलब कि ये बच्चों की जुबान पे था। छैया छैया कोई नहीं कर सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से छैया छैया एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है। मैं आपको बताऊं, ये अमीर खुसरो साहब ने इस गीत को लिखा है और उन्होंने थोड़ा सा इसमें रद्दो बदल करके इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारे बदलाव हैं। हमें खुसरो साहब का इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे बदलाव है जो अब ये कह सकते हैं कि गुलजार साहब का है। अब ये कह सकते हैं अमीर खुसरो साहब ने जो लिखा था वो दूसरी चीज थी, उसमें सूफियाना तर्ज था, वो अंदाज सूफियाना था, क्योंकि अमीर खुसरो साहब जो ना वो सूफी शायर थे। हाँ, वो तो पता है। वो छैया छैया नहीं करेंगे। हाँ, छैया नहीं करेंगे, लेकिन तो एक देखिए, एक राइटर, चाहे वो स्टोरी लिखने वाला हो, गीत लिखने वाला हो, चाहे कुछ भी लिखने वाला हो, जो पुराने शायर या कवि या जो राइटर थे उन्होंने कोई जमीन छोड़ी ही नहीं है। नया क्या करोगे आप? कौन सी जमीन बाकी है जो उन्होंने छोड़ दिया? सब जमीन पर लिख चुके हैं, आप नया कहां से लाओगे? नया आपको तब मिलेगा जब प्रोड्यूसर आपको इतना पैसा दे कि लो 3 महीने आप जाओ होटल में रहो, ढूंढो, पढ़ो, नया लाओ, तब आप नया ला सकते हैं।
जलाल भाई, आप इतने बड़े बड़े राइटर्स से मिले और बड़े बड़े राइटर्स को आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो आप किस राइटर या किस गीतकार से इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार ये हमारा आदर्श है, ये मेरा। दरअसल जितने भी गीतकार हम्म, हकीकत में अपने अपने दौर के सारे मजे हुए, हम्म, लाजवाब। हम्म, चाहे पुराने दौर के शकीब बदायूं कह लीजिए, हसरत जयपुरी कह लीजिए, हसन मोहानी को कह लीजिए, रफी आदिल साहब को कह लीजिए, आ गए फिर आनंद बख्शी साहब आ गए, सब अपने अपने फन के माहिर, एक से बढ़कर एक, किसी में कोई कमी नहीं। आज भी इनके गीतों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम वाकई गीत सुन रहे हैं। हाँ, उसमें मतलब कि क्योंकि पहले के जो गीत थे हाँ, वो फिल्म को आगे बढ़ाते थे। हाँ, आज के गीत की तरह नहीं है या दो आइटम, एक कल्चर सा लिख देना, एक तो लव सॉन्ग लिख देना, एक तो सोलो लिख देना, पहले उसको पता ही नहीं कि राइटिंग मतलब कहानी क्या है। हाँ, पहले के गीत हुआ करते थे, वहां पे दिल झुमा करते थे, अब पैर थिरकते हैं। मतलब कि कनेक्टिविटी यहाँ से होती थी गीतों की और गानों की। भाई 3-3 महीना 4-4 महीना इस पर डायरेक्टर शोध करता था कि हम जो हमारा जो सीन है उस सीन के हिसाब से म्यूजिक हमको चाहिए, गीत चाहिए। हाँ, तो 3 हिंदुस्तान के 3 डायरेक्टर ऐसे थे जो म्यूजिक पर 100% देते थे। वो कौन? मनोज कुमार, राज कपूर और सुभाष घई साहब। हाँ, इसमें तो कोई दो है नहीं। ये म्यूजिक को नंबर 1 मानते थे, उसके बाद फिल्म करते थे। जब ये एकदम कंफर्म हो जाते थे म्यूजिक हिट है हमारा, तब ये फिल्म की शुरुआत करते थे। आज जो लोग फिल्म बनाते हैं म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं है, अबे कभी भी कर लेंगे यार, उनको पता है कि कोई भी लिखाएगा। हमको तो नंगे ही पर हिट कराना है, बस फिल्म में डालना है, बस बस बस। फिल्म के कहानी से कनेक्टिविटी है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं, वो अलग है। ये सब है, वो बाकी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आज के दौर में जो है ना, ये बड़ी टेढ़ी की है। आज की पब्लिक भी है, वो अच्छा चीज सुनना ही नहीं चाहती है। पूरा पश्चिम का गाना था जो ये यकीन के बाहर था कि इसको भी शूट किया जा सकता है, ऐसे गानों को भी शूट किया जा सकता है। अच्छा, बात कर लो। हेलो हेलो, 1 घंटा लगी। हाँ रखे बाबत 1 घंटा में। मनोज साहब, 1 मिनट पूरा पश्चिम, उसमें एक गीत थे जब फिल्म मैंने पहली बार देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस गाने को कोई शूट कर सकता है फिल्म में। वो सुपरहिट गाना था, पूर्वा सुहानी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अच्छा, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अमूमन क्या होता है कि जब गीतकार लिखते हैं तो कोई जब तुम्हारा दिल तोड़ने वाली बात होती है, हृदय जो रखा है वो समझ में नहीं आया आज तक। मामला ये था कि एक बार इंडस्ट्री में बहस चली। उस वक्त तो प्रदीप साहब भी थे, अच्छा लिखते थे। अरे वो तो एक बहस चली कि नाम तो होता है कि हिंदी फिल्म, एक्चुअली बात आता है हिंदी फिल्म, मगर हिंदी फिल्म के सारे डायलॉग, सारे गाने उर्दू में क्यों होते हैं? तो एक ऐसा गीत तैयार किया जाए जिसमें उर्दू रहे ही ना। अच्छा, चैलेंज हुआ, एक गीत तैयार हुआ और शायद किशोर दा ने गाया था। कौन सा गाना? वो गाना था कि आप अगर आदेश करें तो प्रेम काम श्री गणेश करें। तो आप बताइए उसी दौर में ये हुआ कि आप क्या है, आप हिंदी है कि अंग्रेजी है कि उर्दू है कि अरबी है, ये मामला फंसा। अच्छा, ये बात नहीं है, बिना उर्दू के गाना पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो हमारे मतलब कि आप ये कह सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए कि जो है कि
उर्दू और जो है हिंदी हमारे बोलचाल में और हमारे समाज सोसाइटी में इस तरह से रच बस गया है कि हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हम हिंदी लिख रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं, नहीं है ना। लेकिन चूंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी का हम नाम लेते हैं, बस है ना। तो जलाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जो है आगे की कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त, बहुत ही अच्छे। तो आइए अभिषेक जी